नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये मुद्दा जुड़ा है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के नियमों में हुए हालिया बदलाव से जी। और इससे जो विवाद खड़ा हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक कहानी के जरिए इस मुद्दे के आप कह सकते हैं मानवीय पहलू को दिखाती है कि कैसे कोई नियम सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों और उनके छात्रों की जिंदगियों पर असर डाल सकता है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं जयप्रकाश, एक शिक्षक। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये विवाद आखिर है किस बारे में। देखिए, जहाँ तक हमें पता चला है ये नया नियम कहता है कि कई अनुभवी शिक्षक जो शायद सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें भी अब टेट पास करना होगा। पहले शायद स्थिति अलग थी, हो सकता है उनके अनुभव को ही काफी माना जाता हो। बिल्कुल, और यहीं से जयप्रकाश की कहानी, उनकी उलझन शुरू होती है। सोचिए, रात का वक्त है, वो अपनी डेस्क पर बैठे हैं, सामने टेट का वो नया नोटिस रखा है और मन में बस सवाल ही सवाल हैं। एक अनिश्चितता है। वो सोच रहे हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं, क्या न्याय मिलेगा हमें? क्या हमारे 15 साल पढ़ाने का जो तजुर्बा है वो बस कागज का टुकड़ा बन जाएगा? और बाहर से उनके साथियों के विरोध की धीमी आवाजें आ रही हैं, जस्टिस फॉर टीचर्स। ये सिर्फ उनकी नौकरी का सवाल नहीं रह जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उन लाखों बच्चों के भविष्य से भी जुड़ गया है ना, जिन्हें शायद अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। और अब वो शिक्षक खुद ही एक तरह की अनिश्चितता में है। वो अक्सर ये होता है कि शिक्षण की गुणवत्ता के लिए एक न्यूनतम मानक तय किया जाए, मतलब एक बेसिक लेवल की जानकारी और स्किल सब में हो, ये सोच होती है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब ऐसे नियम उन पर लागू होते हैं जो सालों से, मतलब दशकों से पढ़ा रहे हैं, जिनका काम, जिनका अनुभव ही उनकी योग्यता का सबसे बड़ा सबूत माना जा सकता है। तो यहाँ हम एक बहुत ही क्लासिक दुविधा पर आ जाते हैं। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन और व्यक्ति का जो असल अनुभव है उसके बीच संतुलन कैसे बने, ये बड़ा सवाल है। साल का ठूस अनुभव है, बच्चों के साथ उनका जुड़ाव, उनकी तरक्की में उनका हाथ, और दूसरी तरफ ये नया नियम आ गया जो शायद उनके इस पूरे अनुभव को एक परीक्षा के स्कोर से तौल दे। कहानी में एक बड़ा ही, आप कह सकते हैं, मार्मिक पल आता है जब उनका एक छात्र, शायद वो भी माहौल की गंभीरता समझ रहा है, वो उनसे पूछता है, सर क्या हमें डरना चाहिए? और जयप्रकाश का जो जवाब है वो स्थिति की मुश्किल और उनकी अपनी उलझन दोनों को दिखाता है। वो कहते हैं, डरना नहीं, लेकिन तैयार रहना। कभी कभी नियम और न्याय के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ हिम्मत ही हमें आगे ले जा सकती है। ये बात बहुत गहरी है। हाँ, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये शायद उन हजारों शिक्षकों की मन की हालत बता रहा है जो इसी दौर से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल, और यही इस मुद्दे का सार है। जैसा कि आपने कहा, सूत्र भी इसी ओर इशारा करते हैं कि ये नियम सीधे तौर पर अनुभव और संवेदनशीलता को चुनौती दे रहा है। देखिए, अक्सर जब नीतियां बनती हैं, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया अपनाया जाता है ना? हाँ, सबके लिए एक जैसा नियम। हाँ, और इसके पीछे तर्क शायद निष्पक्षता का होता है कि सबके लिए नियम बराबर हों, लेकिन जमीनी हकीकत वो अक्सर कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। हर शिक्षक का अनुभव, उसका पढ़ाने का तरीका, उसकी विशेषज्ञता वो अलग होती है। तो ये मानकीकरण, मतलब सबके लिए एक ही पैमाना, जैसे परीक्षा का स्कोर, वो इस विविधता को, अनुभव की गहराई को पूरी तरह पकड़ नहीं पाता अक्सर। अच्छा, लेकिन इन नियमों के पीछे कोई आधिकारिक तर्क भी तो होगा, मतलब सरकार या अथॉरिटीज क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल, आमतौर पे तर्क यही दिया जाता है कि ये शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है, शिक्षकों को अपडेटेड रखने के लिए, और ये पक्का करने के लिए कि सभी बच्चों को कम से कम एक न्यूनतम स्तर की शिक्षा तो मिले। हालांकि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये लक्ष्य पाने का सबसे सही तरीका यही है कि अनुभवी शिक्षकों को भी आप उसी परीक्षा से गुजारें जिससे नए शिक्षक गुजरते हैं? क्या अनुभव को आंकने, उसे महत्व देने के और तरीके नहीं हो सकते? ये सोचने वाली बात है। और ये चिंता सिर्फ शिक्षकों तक ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि क्लास में बैठे बच्चों की आंखों में भी एक सवाल दिखता है, एक अनकही चिंता कि क्या हमारे टीचर इस लड़ाई में जीत पाएंगे? हमारा भविष्य, जिसकी नींव ये टीचर रख रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? ये दिखाता है कि ये कोई सूखा, मतलब सिर्फ प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा नहीं है। शिक्षक और छात्र का रिश्ता बहुत गहरा होता है, भावनात्मक होता है। जब शिक्षक खुद अनिश्चितता में होता है तो उसका असर सीधा क्लास के माहौल पर, बच्चों के सीखने पर पड़ता है। बिल्कुल, और स्थिति तब और भी, आप कहिए, पेचीदा हो जाती है जब पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख जल्दी तय कर दी है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये अच्छी खबर है या? देखिए,
इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ तो ये उम्मीद जगाता है कि शायद कोर्ट मामले की अर्जेंसी को, इसकी गंभीरता को समझ रहा है और जल्दी कोई समाधान निकलेगा, शायद शिक्षकों को राहत मिले। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी पैदा होता है कि कहीं ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक तेजी ना हो और फैसला शायद उनके मन मुताबिक ना आए। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये संघर्ष अब सिर्फ सड़कों पर या स्टाफ रूम तक नहीं रहा, ये अब नीति, कानून और समाज के न्याय के बीच एक निर्णायक लड़ाई बन गया है। कोर्ट का फैसला एक नजीर बन सकता है आगे के लिए। हाँ, और इस कानूनी लड़ाई के साथ साथ एक और मोर्चा खुला हुआ है, डिजिटल दुनिया का। शिक्षक, छात्र, उनके समर्थक सब सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। हाँ, ये तो आजकल हर बड़े मुद्दे में होता है। बिल्कुल। #Justice for Teachers और #TAT Rule Change Impact जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये मुद्दा अब सिर्फ प्रभावित शिक्षकों का नहीं रहा, बल्कि एक बड़े दायरे में चिंता का विषय बन गया है। लोग ऑनलाइन पिटीशन साइन कर रहे हैं, अपने विचार लिख रहे हैं, एक तरह से डिजिटल जनमत बनाने की कोशिश हो रही है। ये भी दबाव बनाने का एक तरीका है। हाँ, लेकिन जयप्रकाश जो असली स्थिति से जूझ रहे हैं, वो जानते हैं कि सोशल मीडिया का सपोर्ट जरूरी है, पर असली फैसला तो अदालत का ही होगा, वही निर्णायक होगा। उनके मन में लगातार वही सवाल घूम रहा है जो शायद हर प्रभावित शिक्षक के मन में होगा। क्या ये बदलाव हमारे पक्ष में होगा? क्या हमारे अनुभव को वजन मिलेगा, या फिर ये हमारे लिए और मुश्किलें और अनिश्चितता लेकर आएगा? ये बात दिलचस्प है कि कैसे ये संघर्ष कई स्तरों पर एक साथ चल रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर जयप्रकाश की कश्मकश, सामूहिक स्तर पर शिक्षकों का विरोध, कानूनी स्तर पर कोर्ट में सुनवाई और डिजिटल स्तर पर सोशल मीडिया अभियान। ये दिखाता है कि जब नीतियां लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी कई तरह की होती है। बिल्कुल। यहाँ एक और पहलू पर सोचना जरूरी है। इन नियमों के अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जिन्हें कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बड़ी संख्या में अनुभवी शिक्षक ये परीक्षा पास नहीं कर पाते, तो क्या होगा? क्या स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी, खासकर ग्रामीण या दूर के इलाकों में जहां शायद अनुभवी शिक्षकों की ज्यादा जरूरत होती है? हाँ, ये मुमकिन है। क्या कुछ खास विषयों को पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षकों की कमी हो जाएगी? क्या इससे पूरे शिक्षक समुदाय का मनोबल गिरेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर नीति बनाते समय शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया हो। ये सिर्फ योग्यता मापने का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इसके क्या असर पड़ सकते हैं, ये भी देखना होगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। इन सब अनिश्चितताओं, सवालों और संघर्षों के बीच भी कहानी में जयप्रकाश का जो संकल्प है वो मजबूत नजर आता है। कहानी के अंत में वो एक तरह का प्रण लेते हैं, शायद खुद से या अपने छात्रों से। वो कहते हैं, हम हारेंगे नहीं, फैसला चाहे जो भी आए, हम अपने छात्रों और शिक्षा के भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे। ये बात हिम्मत देती है। हाँ, ये सिर्फ भावना नहीं है, ये एक शिक्षक का अपने काम के प्रति गहरा समर्पण और जिम्मेदारी दिखाता है कि उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं है, बल्कि उस चीज को बचाने की है जिसमें वो यकीन करते हैं, अच्छी शिक्षा। बिल्कुल। और यहीं पर जयप्रकाश का जो व्यक्तिगत संघर्ष है वो एक बड़े सामाजिक सवाल से जुड़ जाता है। जी। जैसा कि वो खुद सोचते हैं कहानी में, क्या समाज हमारे अनुभव और हमारी सालों की मेहनत को समझेगा, उसे महत्व देगा, या इसे सिर्फ एक परीक्षा के स्कोर के पैमाने पर तौल देगा? ये सवाल सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं है, ये हर उस क्षेत्र के लिए जरूरी है जहां नियम, मानकीकरण और इंसानी अनुभव के बीच टकराव होता है। चाहे वो हेल्थ केयर हो, आर्ट्स हो या कोई भी दूसरा प्रोफेशन हो। सिस्टम अक्सर कुशलता और निष्पक्षता के नाम पर स्टैंडर्ड प्रक्रियाएं बनाते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अक्सर उस कीमती ज्ञान और हुनर को नजरअंदाज कर देते हैं जो सिर्फ तजुर्बे से आता है। तो कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां आगे क्या होगा ये साफ नहीं है। जयप्रकाश और उनके जैसे हजारों शिक्षक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद भी है और डर भी। उनके और हमारे मन में सवाल वही हैं, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या उनके सालों के समर्पण और अनुभव को पहचाना जाएगा? और सबसे जरूरी, क्या उन लाखों बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा जिनकी शिक्षा इन्हीं शिक्षकों के कंधों पर है? जैसा कि स्रोत के आखिर में लिखा है, ये लड़ाई केवल टेट नियम की नहीं, बल्कि शिक्षा, अनुभव और न्याय की है। अगला फैसला सब कुछ बदल सकता है या फिर और कठिन चुनौती दे सकता है। बिल्कुल। और ये स्थिति हमें सिर्फ इस एक मामले से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करती है
ये हमें हर उस सिस्टम पर सवाल उठाने को कहती है जहां नियम और इंसानी अनुभव आमने सामने आते हैं कि संतुलन कैसे साधा जाए जब नीतियां लोगों की जिंदगियों पर, उनकी रोजमर्रा की कमाई पर, उनके आत्मसम्मान पर सीधा असर डालती हैं। तो न्याय को सिर्फ कानूनी या प्रक्रिया के नजरिए से देखना काफी नहीं होता, उसे मानवीय संदर्भ में भी देखना पड़ता है। सही बात है। और यहाँ हमारे लिए सोचने का एक बिंदु ये भी है, क्या वस्तुनिष्ठ मानक, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे परीक्षा के नंबर, क्या वो हमेशा व्यक्ति की सालों की मेहनत, उसके सीखे हुए ज्ञान और उसके योगदान पर भारी पड़ने चाहिए? या फिर हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है जो मानकीकरण की जरूरत को मानते हुए भी अनुभव और व्यक्तिगत योगदान को महत्व देने और उसका मूल्यांकन करने के लचीले तरीके खोज सकें? ये सिर्फ शिक्षा नीति का सवाल नहीं है, ये एक बड़ा दार्शनिक और सामाजिक सवाल है कि हम किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, प्रक्रिया को या परिणाम को, नियम को या इंसान को। बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।